हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। मैं ये मान के चलता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थे ये तो अब आप सबको पता होगा। भाई, इलेक्शन के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए थे उनमें से एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माना गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि चुनावी बॉन्ड्स जो हैं उनको असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। और यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी सरकार थी, उनके लिए बड़ा झटका माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, चुनाव आयोग को यह भी आदेश दिया था कि भाई जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब तक बेचे गए हैं उनका सारा डेटा जो है वो सार्वजनिक किया जाए। और इस डेटा के सार्वजनिक होने के बाद ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई थी, ऐसे कई सारे मामले सामने आए थे जिनको मैंने पढ़ाया भी था। आपको याद होगा कि जिन कंपनियों पर इनकम टैक्स की, जिन कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की रेड चल रही थी या उन पर कोई कार्रवाई चल रही थी, उन कंपनियों ने सत्तारूढ़ पार्टी को चंदा दिया और चंदा देने के बाद उन पर जो ये कार्रवाई चल रही थी ये खत्म हो गई या फिर ये धीमी कर दी गई। ऐसा कई मामलों में देखा गया। तो निश्चित तौर पे ये आरोप लगाए गए कि भाई इसकी जांच की जानी चाहिए। ये एक तरह का एक्सटॉर्शन है, एक तरह की वसूली है कि सरकार जो है उद्योगपतियों को धमका रही थी, धमकी दे रही थी कि आप हमको चंदा दीजिए और अगर आप हमको चंदा नहीं देंगे तो फिर हम आपको जो है आपके खिलाफ जांच कराएंगे, सारी जांच एजेंसियां आपके पास भेजी जाएंगी और आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अब इस मामले को लेकर एक FIR की घोषणा की गई है। हालांकि उस FIR में क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये क्या मामला है, क्या FIR हुई है, किस किस पर हुई है, इसका क्या अंजाम हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 30 तारीख से हमारा 2025 वाले बैच के लिए आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच आ रहा है। तो इसके बाद प्रतिज्ञा प्लस बैच और नहीं आएगा 2025 के लिए, अब 2026 और 27 के लिए ही आया करेगा। 25 में क्योंकि टाइम कम रह गया है। इस बैच से आप AJ लाइव कोड लगा के मात्र 20,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के मेंस क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी को हर हफ्ते 11,000 रुपए का पुरस्कार। 18 किताबें आपके घर पे प्री क्वालिफाई करते हैं अगर आप, तो आपकी सारी फीस का रिफंड हो जाएगा और साथ के साथ आपको हम दिल्ली बुलाएंगे मेंस की तैयारी के लिए। रहना खाना पढ़ना सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और साथ के साथ अगर आप 2026 या 27 वाले बैच की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप AJ लाइव कोड लगाकर, ये बैच 27 तारीख से शुरू हो चुके हैं। 2026 वाले बैच से आप 29,999 में और 27 वाले बैच से आप 34,999 में भी जुड़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप जिस वर्ष परीक्षा दे रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो हुआ क्या है, बैंगलोर की एक स्पेशल कोर्ट में, बैंगलोर में एक विशेष न्यायालय बनाया गया। तो बैंगलोर का ये जो एक स्पेशल कोर्ट है, इसने क्या आदेश दिया है पुलिस को? इसने आदेश दिया है कि भारत की वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमन, भारत की वित्त मंत्री आप जानते ही हैं निर्मला सीतारमन जी जो हैं, निर्मला सीतारमन पर इसके अलावा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा साहब, JP नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं JP नड्डा, और इसके अलावा कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता हैं नलिन कीनल और BY विजेंद्र। इन नेताओं पर जो है इन्होंने पुलिस को आदेश दिया है बैंगलोर की इस कोर्ट ने कि इन सभी नेताओं पर FIR की जाए और इन सब पर जो है गैर कानूनी वसूली का मुकदमा चलाया जाए। तो आरोप यही है, इन सब पर आरोप वही लगाया गया है कि चुनावी बॉन्ड की जो प्रक्रिया थी, याद है इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे, आपको बताया था मैंने अभी और इसके अलावा पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूं, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ये लोग क्या कर रहे थे, उद्योगपतियों पर दबाव डालकर वसूली कर रहे थे, उद्योगपतियों पर दबाव डाल रहे थे और इसके माध्यम से अनाधिकृत वसूली की गई हजारों करोड़ रुपए की, ऐसा आरोप जो है लगाया गया है।
और बेंगलोर की एक स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा साहब, इन सब पर जो है एक एफआईआर करी जाए। एक राजनीतिक आउटफिट ने यह शिकायत की थी कोर्ट से, और कोर्ट ने उसके बाद पुलिस को आदेश दिया है कि यह मामला संगीन है, मामला गंभीर है, इसकी एफआईआर जो है वो रजिस्टर की जाए। अब क्या होगा इस मामले में? सच्चाई से एकदम सही बोलूं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं। पहला मामला यह है कि यह जो पूरा एफआईआर कराया जा रहा है, यह काफी हद तक एक राजनीतिक टसल है, एक राजनीतिक विवाद है। वो ऐसा क्यों है? इस समय आप जानते हैं, आपको मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं, जो कि कांग्रेस के हैं, सिद्धरमैया, वो इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। तो ऐसे में उस आरोप को काउंटर करने के लिए यह वित्त मंत्री पर एक एफआईआर कराने की बात की गई है, ताकि ऐसे ही आरोपों में वित्त मंत्री भी फंसे, और अगर कल को सिद्धरमैया साहब से इस्तीफा मांगा जाए तो सिद्धरमैया साहब जो है वो पलटकर निर्मला सीतारमन से इस्तीफा मांग सके। यही मेरे ख्याल से इसके पीछे मंशा है, ज्यादा कुछ मंशा है नहीं। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक सरकार की सामूहिक नीति थी, ठीक है, वो एक सरकार की सामूहिक नीति थी। उसको लागू करने या स्वीकार करने में वित्त मंत्री की कोई विशेष भूमिका थी, ऐसा कोई साक्ष्य तो है नहीं। ठीक है, देखिए इस बात को समझिए कि आप इस बात को समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब लगाया गया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब इश्यू किए गए, तो ये कैसे आए गए? संसद के कानून के जरिए लाए गए। भाई ये तो एक कानून के जरिए लाए गए थे, ठीक है, और इसमें आपने केवल वित्त मंत्री का नाम कैसे लिया, केवल वित्त मंत्री इसमें नामजद क्यों हुए, यह बात स्पष्ट नहीं है। क्योंकि यार सरकार की कोई नीति होती है तो उसके लिए तो पूरी सरकार जिम्मेदार है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस वाले निर्णय के लिए हम केवल वित्त मंत्री को जिम्मेदार मानेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो सरकार के किसी एक मंत्री को जिम्मेदार मानना, किसी एक पूरी नीति, एक गलत नीति लगा देने के लिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम भी है कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो नीति थी ये गलत थी, तो आप इसको सरकार के खिलाफ लेके जा सकते हैं, और एक गलत नीति लगा देने को भ्रष्टाचार का सबूत नहीं माना जा सकता। नीतिगत गलतियां सरकार से हो सकती हैं, उसके लिए सरकार को आप फटकार लगा सकती है कोर्ट, लेकिन उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाना नहीं हो सकता जब तक उसके इस बात का कोई क्लियर सबूत ना हो, इस बात का कोई क्लियर एविडेंस ना हो। ऐसे ही जगत प्रकाश नड्डा साहब जो है वो तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पे ये जो नियम बना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का, इस नियम को बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा पार्टी ने उद्योगपतियों से चंदा लिया, और उद्योगपतियों से चंदा लेने के साथ इस बात को समझिए कि उन पर चल रही जांच पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, यह अपने आप में बड़ा मुश्किल है सिद्ध करना। यह क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये राजनीतिक तौर पे आरोप लगाना सरल होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ होगा, ऐसा हो सकता है हुआ हो, लेकिन एक कोर्ट ऑफ लॉ में, न्यायपालिका में यह सिद्ध करना, भाई कोई भी जांच एजेंसी कह सकती है ना कि फिर हमको कुछ खास नहीं मिला इसलिए हमने जांच बंद कर दी। अब ये तो कोइंसिडेंस है ना कि उन्होंने उस टाइम ही पैसा दिया, बात सही है कि नहीं है? तो इस बात को न्यायालय में सिद्ध कर पाना कि उनके चंदा देने का हमारी जांच बंद करने से कोई संबंध है, यह बहुत कठिन है, यह बहुत मुश्किल काम है। तो न्यायिक तरीके से इसको परस्यू कर पाना, न्यायिक तरीके से इसमें किसी को दंडित करा पाना लगभग असंभव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एफआईआर जो पूरी है, ये जब आगे जाएगी, इसकी सुनवाई होगी, तो किसी और ऊंचे स्तर पे जाके, किसी मतलब इसकी अपीली न्यायालय में जाकर ये क्वाश हो जाएगी। हाईकोर्ट वगैरह इसको रद्द कर देंगे इस एफआईआर को। इस एफआईआर से ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। ये मेरे ख्याल से एक राजनीतिक तौर पर, एक प्रयोग के तौर पे वित्त मंत्री जी पर एफआईआर कराई गई है, और इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं। हां, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, मैं फिर से दोहरा दूं, कि चुनावी आयोग के तहत एक्सटॉर्शन नहीं हुआ, यह सिद्ध नहीं होता। अगर ऐसा एक्सटॉर्शन हुआ भी होगा तो उसको एक न्यायपालिका में सिद्ध करना लगभग असंभव है। यह मेरा यहां पर पॉइंट है। लेकिन तब भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस तरह से भारत की वित्त मंत्री पर एक जो एफआईआर करने की एक जो गुजारिश की है हाई कोर्ट ने, माफ कीजिएगा, एक बैंगलोर की स्पेशल कोर्ट ने। अब देखना पड़ेगा कि एफआईआर रजिस्टर होती है कि नहीं, और अगर होती है तो इसकी जांच कैसे होती है, और यह मुकदमा आगे कैसे चलता है, या इसमें आगे जो भी होगा वो मैं आपको सबसे पहले बताता रहूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है वो कल से, यानी कि 27 तारीख से शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में आप उससे जुड़ सकते हैं 2026 के लिए। 2027 के लिए 34,999 का है, याद रखिएगा। और अगर आप 2025 में ही एग्जाम देने वाले हैं
तो याद रखिए भाई 30 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 20,999 में जुड़ सकते हैं। 2025 वाले अटेम्प्ट के लिए यह प्रतिज्ञा प्लस का आखिरी बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। तो एजे लाइव कोड लगा के तुरंत जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।